Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So the topic of today's lecture is factors leading to Muslim separatism in the subcontinent. मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मुसलमानों की कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी वहां पे सब कॉन्टिनेंट में कि वो मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे। तो हम बताते हैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेट, कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है सेपरेट होना पड़ा सब कॉन्टिनेंट से। और यहाँ पे एक न्यू थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस हुई जो कि एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी के नाम से हम उसको जानते हैं। टू नेशन थ्योरी मतलब दो कौमी नजरिया, जो कि हम पाकिस्तान स्टडीज में 9 मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये जरा प्रॉपरली शेयर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। Hindu and Muslim historical collision started when Muhammad bin Qasim defeating Raja Dahir in 712। 712 में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दे दी थी, उनकी जो भी लड़ाई वगैरह जो थी इसने फाउंडेड इस्लामिक गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। और वो कामयाब हो गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने में। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है, 712 हिजरी की बात हो रही है। अब जब जिस टाइम पे ये सेपरेशन का वक्त आया, वो जो दौर चल रहा था वो 1857, मतलब इससे तकरीबन 100 साल या क्या में 50 साल के आगे की बात है। मैनी बैटल्स वर फाउट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स अंडर मुस्लिम रूल। जब मुस्लिम रूल वहां पे आ गया मोहम्मद बिन कासिम का, तो बहुत सारी जो है लड़ाइयाँ और जंगे वगैरह हुई मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में। द हिस्टोरिकल कोलिजन कॉन्टिन्यूड अलाउज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। ब्रिटिश फिर आगे फिर तब भी ये हिस्टोरिकल कोलिजन यानी कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहे। हिंदूज कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश, हिंदूज ने जो है कोऑपरेट किया ब्रिटिश के साथ। इनका मतलब मिलता जुलता है, मुसलमानों का मतलब बिल्कुल अलग है। ट्राई टू डेमिनिश मुस्लिम कल्चर, और क्यों करा उन्होंने हिंदू और ब्रिटिश ने कहा कि वो मुसलमानों के कल्चर को खत्म करना चाहते थे एंड देयर वे ऑफ लाइफ, बट दे रिमेन फ्यूटर्ड। लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए कि किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं तो मुसलमानों को कामयाबी हासिल होती थी। कामयाबी हासिल ना भी हो तो मुसलमानों ने अपना कल्चर और अपना मजहब नहीं छोड़ा था। द फ्यूचर ऑफ, अब बल्कि उल्टा है कि अब हम एक अलग कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम लॉज और बाकी सारी चीजें अप्लाई करने में बहुत आसानी हो। अब हम जो है ना अपने मजहब से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई अपने ऊपर कर रहे हैं। वेस्टर्न ड्रेसिंग, वेस्टर्न कल्चर। The future of Muslims was obvious in such condition. Therefore, they decided to demand for the separate homeland. अब जब मुसलमान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा था तबाही की तरफ, तो उन्होंने खुलम खुला इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वो जो है एक सेपरेट रियासत चाहते हैं। वरना पहले वो जद्दोजहद कर रहे थे, सोच रहे थे इस बारे में, लेकिन एक एलानिया तौर पे उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया था। अच्छा, दूसरा फैक्टर है हमारे पास रिलीजियस आइडियोलॉजिकल फैक्टर। पहला क्या था, टू नेशन थ्योरी की एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर हमारे पास मुस्लिम और हिंदूज के जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, वो एक और वजह बनी इनकी सेपरेशन की। था मुस्लिम्स एंड हिंदूज हैव डिफरेंट रिलीजन्स, इन दोनों का रिलीजन डिफरेंट था। इस्लाम प्रीचेस तौहीद एंड बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर लॉ। इस्लाम के अंदर क्या है कि वो जो है बराबरी की बुनियाद कायम करता है इंसानों के दरमियान, और वहदानियत की दावत देता है, या कहता है कि इसको मानो कि अल्लाह एक है। लेकिन और हमारी किताब कुरान मजीद है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जबकि हिंदू का बिल्कुल उलट है, उनके अंदर क्या है कि बहुत सारे बुत हैं, उनके अंदर जाते हैं, नीच जात, ऊंची जात, अच्छी जात, इस तरह से जातों में वो लोग डिवाइड हुए हैं कि कौन सा तबका जो है वो ज्यादा मोतबर कहलाएगा, कौन सा तबका जो है वो गुलाम बन के रहेगा। तो उनके अंदर वो सदियों से चला जा रहा है, चाहे उस तबके के अंदर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा हो, कोई बहुत ही पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता हो, लेकिन वो उस तबके से ताल्लुक रखता है, उस जात से ताल्लुक रखता है, तो उसको कोई हाई पोस्ट या इस तरह से नहीं दिया जाएगा, उसको नीचे ही रखा जाएगा। और एक से ज्यादा खुदा होते हैं इन लोगों के।
Cultural factor. Muslims follow an Islamic culture while Hindus follow self-built culture. Muslims bury their dead ones while Hindus burn them. ये भी पता है कि जब तदफीन का मौका आता है तो मुसलमानों के इंतकाल होता है किसी का, मुसलमानों की तदफीन की जाती है और हिंदुओं के जलाया जाता है. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव टोटली अपोजिट कल्चर. अब जब अपोजिट कल्चर के लोग एक साथ रहें और उनको अलाउ भी ना हो, ऐसे मुसलमानों को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो किसी और के मजहब को अपना सके. जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं. वो पूछते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा होना चाहिए, या फिर वो खुद से चीजें अडॉप्ट करने लगते हैं. अभी भी आप देखेंगे इंडियन चैनल्स आते हैं हमारे घरों के अंदर या इंडियन कार्टून्स आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो उस तरह की लैंग्वेज अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं. बच्चों की लैंग्वेज वैसी हो जाती है. और कुछ इस तरह के इंडिया के लफ्ज बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे यहाँ सलाम करते हैं लोग, नमस्ते बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं. तो अब बच्चों के अंदर दोबारा से वो चीजें कॉमन होना शुरू हो गई. वजह क्या है, उन्होंने अपने मीडिया के जरिए अपने जो जरासीम है वो समझे कि हाँ हमारे मुल्क पे फैला दिए और हमारे घर जो बच्चे हैं हमारे घरों के और हमारे मुल्क के वो उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं. अक्सर उनकी लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ अल्फाज आपको इंडिया के या हिंदी के मिलेंगे. और वजह क्या है कि उनका कल्चर हमारे मीडिया के थ्रू हमारे ही मुल्क में प्रमोट हो रहा है. They considered themselves superior, thus the Uttar Pradesh aid used to call मुस्लिम्स मलीज. अच्छा, वो लोग जो है मुसलमानों को मलीज बोलते थे यानी कि नापाक बोलते थे. देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टुगेदर. आपस में खाना पीना बिल्कुल नहीं हो रहा था. फर्दर मोर मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू टच द फूड आइटम्स ऑफ हिंदूज. और मुसलमान को इतना भी अलाउ नहीं करते थे कि वो उनके फूड आइटम्स को हाथ तक लगाए. देयर वॉज ओनली वे आउट फॉर द मुस्लिम्स टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड वेयर दे वुड हैव फ्रीडम. तो इसलिए मुसलमानों के पास अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं था कि वो आज़ादी से जिंदगी गुजारें अगर उनके पास एक आजाद रियासत हो. सोशल फैक्टर्स भी थे कुछ यहाँ पे. देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ सोशल डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. द फूड, देयर क्लोथिंग, वर्ड्स एंड सैल्यूटेशंस, गेस्चर्स आर टोटली डिफरेंट. ये इनके सोशल फैक्टर्स थे. इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ जाता है, इस्लाम बिलीव्स इन सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ. इस्लाम के अंदर क्या है, ज़कात देनी है आपको. ज़कात की सर्कुलेशन कैसे करनी है, उसके 8 मसारिफ हैं कि मुसलमान भी होना चाहिए और गरीब हो, उसका मतलब 7.5 तोला का सोना, 52 तोला चांदी, ये सब चीजें, ये इसके बराबर के पैसे ना हो उसके पास. और भी दो चार, मतलब टोटल 8 मसाले पे उनको देखते हुए ज़कात दी जाती है. हिंदुइज्म बिलीव इन कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी. हिंदुइज्म के अंदर ज़कात वाला कोई सिस्टम नहीं है. बस जिसके पास जो अमाउंट है और जिसके पास ज्यादा अमाउंट है वो ज्यादा समझ लेंगे, अच्छी जिंदगी गुजार लेगा. आफ्टर 1857 ये जद्दोजहद, ये सारी सिचुएशन कब से चली, जिस टाइम पे जंग हुई थी 712, और कब तक चली, 1857 तक. 1857 के बाद क्या हुआ, मुस्लिम इकोनॉमी वाज क्रश्ड. मुस्लिम की जो इकोनॉमी थी मुसलमानों की वो क्रश्ड हो गई, वो डाउनफॉल हो गई. नहीं, पैसा रख के कदर गिर रही होती है, डॉलर आगे बढ़ रहा होता है, इस तरह मुसलमानों की जो है ना इकोनॉमी की कदर कम होने लगी. एंड ऑल द ट्रेड पॉलिसीज वर फॉर्म्ड इन सच अ वे सो एज टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम्स एम्बिशन. और ये किस वजह से हुआ कि जो ट्रेड पॉलिसीज बनी थी, मुसलमान उस वक्त तिजारत करते थे और बाकी लोग भी तिजारत करते थे, हिंदू भी, लेकिन ट्रेड पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि जिसके अंदर मुसलमानों को नुकसान हो या उनकी ट्रेड कम हो. दे वर थ्रोन आउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. उनको गवर्नमेंट सर्विस से निकाला जाने लगा. एंड देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड. और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी और स्टेट थी वो हुकूमत अपने जब्त करने लगी. हाउएवर द हिंदूज वर प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मेक प्रोग्राम. और क्या नाम है, हिंदूज को जो है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने लगी, दिया जाने लगी, ताकि जो है वो अपने आप को प्रमोट कर सकें. फिर हमारे पास कुछ एजुकेशनल डिफरेंसेस भी हैं. द हिंदूज हैड एडवांस इन एजुकेशनल फील्ड बिकॉज दे रीडली एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन. अच्छा, अब यहाँ पे वही जो हम सर सैयद अहमद खान की तहरीक में मूवमेंट में पढ़ रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों को अंग्रेजी की तालीम दें, इंग्लिश भी सिखाएं, क्योंकि जितना भी नया लिटरेचर आ रहा था, नई रिसर्चेज आ रही थी, वो सब इंग्लिश में आ रही थी. और मुसलमान वैसे तो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, लेकिन लैंग्वेज के इशू की वजह से वो नई चीजें नहीं पढ़ पा रहे थे. इसके बरक्स हिंदूज ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली. अभी भी देख लें आपके, इंडिया जो है आईटी वगैरह इन सब चीजों में ज्यादा है, तो पहले से ही, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल कर ली थी. जब उन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल कर ली तो उनको जो न्यू एजुकेशन है, चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो चाहे किसी और फील्ड से रिलेटेड हो, वो सब उनको पढ़ने में आसानी हो गई थी. द मुस्लिम्स वर नॉट एबल टू एक्वायर मॉडर्न नॉलेज सो दे लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन. अब मुसलमान मॉडर्न नॉलेज हासिल नहीं कर सके. वजह क्या, कि हिंदुओं ने और ब्रिटिश ने उनको हमेशा पीछे रखा. और कुछ ये लोग भी जो है
अपने अलग से होके रहे, तो इस वजह से ये जमाने के साथ नहीं चल पाए। पॉलिटिकल फैक्टर्स, देयर वर मैनी पॉलिटिकल डिफरेंस। अब आजकल हम इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन किस लिए सीखते हैं? इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, कि इंग्लिश में हम बात करें, या जो है मोस्टली, ठीक है, कहीं बाहर ट्रेवल करना है तो आपको आइल्स का टेस्ट क्लियर करना है, इस वजह से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन आप इंग्लिश सीखने के बाद जो इंग्लिश लिटरेचर हमारे पास इतना सारा मौजूद है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, उसको पढ़ने के ऊपर फोकस नहीं है। जितने रिसर्च पेपर है आपको वो इंग्लिश में मिलेंगे, उर्दू में नहीं मिलेंगे। तो जिस लैंग्वेज में अगर प्रमोट हो गई, अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी तवज्जो दें, उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करें, उसमें भी कुछ पब्लिश करने की कोशिश करें। उसमें कहानियां, नॉवेल, ये सब चीजें तो बहुत हद तक पब्लिश होते हैं, हम बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम नहीं हो रहा। आप, कोई भी बंदा ये भी कर सकता है कि भाई आप ट्रांसलेशन की तरफ चले जाएं, कुछ रिसर्च पेपर्स उठा लें, और क्या नाम है, आप में से, या आपको भी हो सकता है अगर आप में से किसी को इन पेज यूज करना आता है, या इन पेज यूज करना सीखें, और अपने स्टूडेंट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं आप, कि कोई भी रिसर्च पेपर, कोई भी बुक का चैप्टर, इस तरह की चीजें उठाई और उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके वो पब्लिक कर दिया। शुरू में इस काम को आप एज अ मतलब फ्री काम करें, उसके बाद आप इसको जो चार्जेस के साथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, जो हमारे इंटीरियर के आए हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, इतना अरसा उन्होंने वहाँ पे पढ़ा होता है इंटीरियर में, तो वहाँ पे इंग्लिश वगैरह इतना नहीं है, वहाँ पे उर्दू में ही पढ़ाया जा रहा होता है। अब अगर उनको जरूरत है रिसर्च पेपर समझने की, करने की, हो सकता है वो फिर आपसे कांटेक्ट करें। तो ये एक मैं आपको छोटा सा एक समझ लें, आपकी एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल जगा रही हूँ कि आप ये काम भी कर सकते हैं। द मुस्लिम्स वर नॉट एबल टू एक्वायर मॉडर्न नॉलेज, ये हो गया। पॉलिटिकल फैक्टर्स पे हम आ जाते हैं। देयर वर मैनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस व्हिच गेव बोथ टू द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, और वो यही, एक तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही थी पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, उनकी सीटें कम कर दी गई थी, और जो है उनको जो भी कोई आइन पास होने वाला हो उसके अंदर अपनी राय देने का भी इख्तियार नहीं था। अब आ जाते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स की तरफ। Hindus and Muslims had lived peacefully together in India for centuries। पहले वो बहुत ज्यादा पीसफुली वहां पे जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने जब साउथ एशिया का रुख किया और उसमें हिंदुओं की सपोर्ट उनको हासिल हुई, तो वो दोनों एक हो गए, और इन लोगों की लाइफ स्टाइल जो मुसलमानों का था उसको उन्होंने मुश्किल बना दिया। ब्रिटिश एंड हिंदूज इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट एफर्ट्स कुड नॉट पुट अ वेज इनटू द मुस्लिम्स यूनिटी। उन्होंने बहुत एफर्ट किए, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो उस टाइम यूनिटी थी, जो इत्तेहाद था, उसको वो नहीं तोड़ सके। एक दूसरे के खिलाफ भटकाया, लेकिन फिर भी जो है मुसलमान उस वक्त मुत्तहिद रहे, इसीलिए वो इतनी बड़ी कामयाबी से हमकनार हुए। The creation of Pakistan owes much to this feeling of adherence to their national image and religious identity. Islam is a complete code of life for the Muslims, and they are eager to implement it in their personal and collective life. अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी पैराग्राफ आप उससे रीड कर सकते हैं। पिछले 2-3 जो हमारे लेक्चर्स में उसका होमवर्क मैंने दिया था, आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। नहीं किया होगा तो आप ही लॉस में रहेंगे, क्योंकि अब क्विज अनाउंस कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ दिनों में मैं क्विज भी लूंगी, इस्लाम और असाइनमेंट भी आपको मिलने वाले हैं। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और इस्लामिक आइडियोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड until a pure Islamic society. Since the British snatched power from Muslims, the British ने मुसलमानों से पावर छीन ली। They were doubtful about the faithfulness of Muslims। और वो मुसलमानों की जो फेथफुलनेस है, या उनका जो अकीदा, या ये कह लें कि ईमानदारी से जो चल रहे थे, उस पर उनको डाउट होने लगता। Hindus and British joined hands to destroy the Muslims morally। और उन्होंने क्या है किया, मुसलमान ब्रिटिश ने और हिंदूज ने मुसलमानों को कैसे कैसे तोड़ना है, उनको सोशली भी तोड़ना है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और मोरली, यानी उनका मोरल ही इन्होंने डाउन कर देना है, उनको डिमोटिवेट करना है, उनको हर तरह से तंग करके फ्रस्ट्रेटेड कर देना है, और उनको एक गरीब तबका बना देना है, ताकि वो गुलाम बन के जिंदगी गुजारें। दे रिजर्व ऑल हायर सिविल, जुडिशियल एंड मिलिट्री appointments of British for British only, while Muslims were debarred from all official position। उन्हें क्या क्या जितनी भी हाई पोस्ट थी, जहां जहां जिस जिस इदारे में मिल सकती थी, वो ब्रिटिश के लिए हो गई, और मुसलमानों को वहां से हटा दिया गया। द इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम वॉज रिप्लेस बाय ब्रिटिश। में इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया ब्रिटिश से।
यानी कि अंग्रेजी जमाने में, और वो ही मुसलमानों की ज्यादा मुश्किल चैलेंज था. Then Muslims were forced to change their religion to Christianity and were compelled to send their children to co-educational institutes and abandon प्रथा. अच्छा जी, पहले क्या होता था कि मुसलमान जो हैं वो को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते थे अपने बच्चों को, और इस्लामिक एजुकेशन दिलवाते थे. लेकिन ब्रिटिश ने वो बिल्कुल चेंज कर दिया, उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन खत्म कर दी, को एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्होंने ओपन करे. This was the reason that Muslims become fed up with both British and Hindus and decided to have a separate homeland. तो एक रीजन हमारे पास ये भी थी. Urdu Hindu controversy 1867. Muslims were disappointed when in April 1900 यूपी गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनल्ड गेव हिंदी द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. अच्छा जी, जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया तो फिर क्या हुआ कि मुसलमान और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए. दैट्स व्हाई मुस्लिम्स फेल्ट द नीड टू सेट अ पॉलिटिकल पार्टी. फिर मुसलमानों ने सोचा कि उनको अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए ताकि वो अपने जो राइट्स वगैरह हैं उनको अप्रूव करवा सकें. Then, after a detailed discussion, at last, All India Muslim League was established in 1906. So, 1906 में जो पार्टी बनी मुसलमानों की, उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. अच्छा जी, पहला फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे जो अहम किरदार होगा वो किसका होगा? उर्दू लैंग्वेज का होगा. इट इज अ रियलिटी दैट इट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर डिमांडिंग अ सेपरेट होमलैंड. ठीक है, बाकी आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा. नंबर 10 हम देखते हैं. नैरो माइंडनेस ऑफ हिंदूज. हिंदू की नैरो माइंडनेस क्या थी? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, हिंदूज प्रैक्टिकली थ्रू आउट मुस्लिम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. हिंदूज ने क्या करा? मुसलमानों को तिजारत और इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया. ठीक है, उनको उसमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. ऑल द बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड services opportunities were occupied by Hindus and some degraded jobs were left for the Muslim. जो ऐसे नीचे तबके की जॉब्स होती हैं, गुलाम बनाने वाली, नौकर वाली, ऑफिस बॉय और इस तरह की चीजें, ये उन्होंने जो काम थे ना, ये मुसलमानों को दे दिए. मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बिकेम द पॉलिटिकल स्लेव. और मुसलमान जो थे इंडिया के, वो पॉलिटिकल गुलाम बन चुके थे कि उनको हर हाल में वो रूल्स और सारी चीजें फॉलो करनी थी. टू कम आउट फ्रॉम दिस ब्रूटल सर्कल एट लास्ट मुस्लिम्स डिसाइड टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड. अच्छा जी, अगर आपसे पेपर में सारे रीजंस पूछ लिए जाएं, आपने मेंशन तो 10-11 अगर पूछे जाए, जस्ट काउंटिंग ना दी जाए कि 3 मेंशन करो, 4 मेंशन करो, तो आपने कोशिश करनी है 8-10 तो लिख ही देने. जरूरी नहीं है पूरे पूरे पैराग्राफ लिखें, जितना जितना आपको जिस पॉइंट के बारे में पता है आप उतना वहां पे मेंशन कर दो. और अगर आपको कह दिया जाए कि भाई जस्ट 3 पॉइंट लिखने हैं, तो आपने उन 3 पॉइंट को फिर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है. लेकिन अगर पॉइंट्स की तादाद नहीं दी जाए, तो जितना आपके पास टाइम है बचा है, आप और पेपर को देखते हुए 7 पॉइंट 8 पॉइंट आप लिख दें और बता दें कि भाई और मजीद रीजंस भी हैं जो कि हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं. ठीक है. रूल ऑफ हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, शुदाई एंड संगठन मूवमेंट. अब यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आ रही है, यहाँ से अगर पूछी जाएंगी तो ये इन पॉइंट्स के अंदर इस तरह से रीजंस में नहीं लिखिएगा आप, बल्कि अगर आपको अलग से मैं पूछ सकती हूँ, भाई व्हाट इज शुदाई एंड संगठन मूवमेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस मूवमेंट, इसके बारे में बताएं. और एक्टिविटी ऑफ महासभा, इस तरह से अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका आंसर वैसे दे दीजिएगा.
ठीक है, ये अभी मैं पढ़ाती हूँ, पहले हमारे आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, हिंदू नेशनलिज्म। वोट पे लिखो, इस पे नहीं लिखो। हम्म। इस पे a number of Hindus nationalism movement which spring up from time to time addict fuel to the fight by playing up the tension which already existed between the two communities. Nationalist leader totally ignored the great contribution made by Muslims by way of promoting education and their social activities. अच्छा जी, अब जो वहाँ के कुरान थे उन्होंने मुसलमानों को टोटली जो है इग्नोर किया। दूसरा, उनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उन सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को किसी चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एवोपरेटेड इन द ईयर, और एक साल के अंदर ही जो है हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो इतिहाद था, जिसकी सब मिसाल देते थे ये दो अलग अलग कौमें हैं। जैसे सर सैयद की भी एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, फिर उन्होंने कुछ कहा था कि ये एक दुल्हन की दो आंखें हैं, यानी दुल्हन की एक आंख नहीं होगी, दुल्हन अच्छी नहीं लगेगी। तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरम्यान में इतना ज्यादा इतिहाद, लेकिन उसके बाद वो सब एवोपरेट हो गया आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट एंड हिंदू मुस्लिम riots began. The poison of differences between the two nations aggravated with the passage of time, और ये जो जहर था लड़ाई झगड़े का या कुछ भी कह लेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ टाइम के साथ बढ़ता चला गया। डिफरेंसेस रीच टू द पिक, और ये जो है बहुत ज्यादा हाई पीक पे पहुंच गए डिफरेंसेस जब शुदाई एंड संघातन मूवमेंट शुरू हुई। ये दोनों मूवमेंट्स क्या होती हैं इनके बारे में हम भी देख पढ़ते हैं। The Sudai movement aimed at the mass conversion of certain backward groups of Muslims into Hindus by force, whereas the Sanghatan program sought to organize the Hindus into a militant force to fight with the Muslims. अच्छा जी, जो संघातन मूवमेंट थी उसमें क्या था, हिंदुओं को फोर्स किया जा रहा था कि वो मिलिट्री ज्वाइन करें ताकि वो मुसलमानों से लड़ाई कर सकें। और जो हमारे पास थी सरदाई मूवमेंट, इसका क्या एम था कि सर्टेन बैकवर्ड ग्रुप जो है मुसलमानों के, उनको हिंदू बनाया जाए। 13 रीजन ऑफ सेपरेशन। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस गवर्नमेंट 1937 से 1939 तक रही। While all this is understandable, it is important to remember that there was no right or wrong side to the partition. मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, हिंदूज वर ऑल अंडर अटैक। इन सबको जो है निशाना बनाया गया ब्रिटिश की तरफ से। इट इज ट्रू दैट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स वर किल्ड, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो थे वो मारे गए। However, so people may not change, the world changes every day. लोग चेंज नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया जो है का हर रोज बदल रही होती है, हर रोज उसमें नए लोग आ रहे होते हैं, हर रोज नए रूल पास हो रहे होते हैं, नई लैंग्वेज, नई एजुकेशन, नई टेक्निक्स यहाँ पे जन्म ले रही होती हैं। थ्री कलर्ड फ्लैग तिरंगा। अच्छा जी, फिर एक ये भी हुआ कि चलो भाई तीन नेशंस यहाँ पे रहती हैं तो एक थ्री कलर का फ्लैग बना दें ताकि वो तीनों ममालिक तीनों कौम को रिप्रेजेंट करे। अनड्यू इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई जो है इंटरफेरेंस ना करे। वंदे मातरम यानी वो जिनका तराना था वो आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदी इन प्लेस ऑफ उर्दू। नेहरू कंपेन इन ऑर्डर टू क्रश द मुस्लिम लीग, नेहरू ने कंपेन चलाई जिसके अंदर मुस्लिम लीग को तोड़ने के असबाब बनाए गए। क्या? अच्छा जी, दूसरा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, अजान वाज प्रोहिबिटेड एंड फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड। अजान नहीं दी जा रही थी, नहीं दिए जाने दे रहे थे, और अगर दे भी रहे थे कहीं पे तो वहां पे इंटरप्ट किया जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था। बैन ऑफ काउ स्लॉटर, और गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई थी। बैन टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स, और जो भी रिलीजियस राइट्स होते हैं लाइक ईद की नमाज है, जुम्मे की नमाज है, खुतबात है, उन सब चीजों के ऊपर पाबंदी लगाए रहते हैं।
During the period of Congress, Hindus did worst possible injustice with Muslim. Hindus ने जितना ज्यादा worst रवैया प्यार कर सकते थे उन्होंने किया. Hindu-Muslim riots were usual during the Congress rule. नेशनल लेवल के ऊपर ये तीनों चीजें इंट्रोड्यूस हो गई थी. उर्दू वाज रिप्लेस बाय हिंदी एंड स्लॉटरिंग काओ वाज बैंड. ये सब चीजें जो ऊपर पॉइंट्स बताए उन्हीं की एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे लिखी हुई है. तो सिर्फ ये एक अलग से भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में या जब जिस टाइम पे जिस ड्यूरेशन के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या क्या ऐसा किया या क्या ऐसी चीजें पास की जिसकी वजह से मुसलमानों को दुख पहुंचा, तकलीफ हुई और मुसलमान सेपरेशन की तरफ गए. Muslim leaders showed their resentment before Gandhi and Jawaharlal Nehru. Gandhi showed his helplessness while Nehru plainly and openly said that there were only two nations in India, Congress and British and the. अच्छा जी, इन मुसलमानों ने जो है गांधी और दूसरे कौन थे यहाँ पे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनको अपनी बात पहुंचाना चाहिए. इन लोगों ने जो है कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि गांधी ने तो नॉर्मल जो है ऐलानिया तौर पे ऐलान कर दिया कि भाई यहाँ पे सिर्फ दो ही नेशन रह सकती हैं जो कि कांग्रेस और ब्रिटिश होंगे. आफ्टर दिस स्टेटमेंट नथिंग लेफ्ट फॉर मुस्लिम. इसके बाद मुसलमानों के पास कुछ नहीं बचा था कि वो किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं या किससे डिस्कस करें बट टू प्रेजेंट पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन 1940. तो फिर उन्होंने क्या किया, 1940 के अंदर एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश कर दिया. डिजायर टू स्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट, और एक इस्लामिक स्टेट भाई ठीक है, वो एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाह रहे हैं. इसका मौका उनको वहां नहीं मिल गया था. अगर वो लोग चाहते हैं हिंदू या ब्रिटिश कुछ जो इतने सारे सूबे हैं इंडिया के, एक सूबा या कोई एक इलाका तो नहीं कह सकते कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, कुछ इलाके मखसूस कर देते कि भाई ये मुसलमानों की आबादी वाले इलाके हैं, मुसलमान यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाए, यहाँ मुसलमान अपने जो भी इनके त्योहार हैं मजहबी उनको मनाए. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. 15 है हमारे पास पॉइंट ब्रिटिश पॉलिसीज. ब्रिटिश ने कुछ इस तरह की जब उसका रूल आया ऐसी पॉलिसीज बना दी थी जिसकी वजह से भी मुसलमानों के लिए वहां रहना दुश्वार हो रहा था. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी जैसे मैंने कहा उनके अंदर सूद वगैरह मना नहीं होता. हमारे यहाँ सूद मना है तो सूद है, या और दूसरी कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी. हाँ, कुछ ऐसा भी था कि जिससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा था और इनको फायदा हो रहा था. रेवेन्यू पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, ये कुछ ऐसी दो तीन पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से ये भी एक वजह बनी मुसलमानों को सेपरेट होमलैंड डिमांड कराने की. ठीक है, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था फैक्टर्स लीडिंग टू मुस्लिम सेपरेशन इन द सब कॉन्टिनेंट, ये कंप्लीट हुआ. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया. कुछ नहीं समझ में आया यू कैन आस्क फ्रीली इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. एंड इसका होमवर्क बस यही है कि आपने इसको बहुत डीपली स्टडी करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर बनाना है. ठीक है, जो आप इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ना, इसमें से ये चीज अलग से पूछी जा सकती है, अलग से पूछी जाती है. इस तरह से इससे खुद से क्वेश्चन क्रिएट करें, खुद से आंसर क्रिएट लिखें और फिर उसकी स्नैपशॉट 2 दिन के अंदर अंदर शेयर कर दें. जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके बाद 2 डेज आपके पास है. ओके, वी एंड दिस लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.